आप सबका इस YouTube के स्पेशल प्रसारण में स्वागत है। बात आपकी हमारी जो हमारा एक लगभग 15 दिन में होने वाला प्रोग्राम है, इसका आज 8वां एपिसोड होना है और किसी टेक्निकल कारण से हम लोग आपसे लाइव नहीं जुड़ पाए, तो इसीलिए इस तरीके से आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज हमने पूरे राजस्थान के अलग अलग कोनों से बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया था, जिन्होंने अपने स्कूलों के अंदर बहुत अच्छी लाइब्रेरीज, बहुत अच्छी लेबोरेटरीज मेंटेन की हैं। इन सब लोगों को बुलाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हम आपके अंदर ये विश्वास जगा सकें कि हाँ, यह संभव है। यानी कि किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, किसी अपर प्राइमरी स्कूल में एक अच्छी लाइब्रेरी होना, एक अच्छी लैब होना कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की मेहनत और उनकी अच्छी सोच का परिणाम हो सकती है। और इस एपिसोड के जरिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिस तरह से इन लोगों ने अपने अपने एरियाज़ के अंदर, और आप देखिए वैरायटी भी क्या है, कोई गंगानगर से हैं, कोई चूरू से हैं, कोई सूरतगढ़ से हैं, कोई राजसमंद से हैं, तो इस तरह से अजमेर से हैं और जयपुर के भी लोकल हैं। कुल मिला के अलग अलग कोनों से, चाहे वो डेजर्ट के जिले हों, चाहे वो ट्राइबल जिले हों, हर प्रकार के जिलों से लोग आए हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि कोई अच्छी फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत जज्बे की होती है, साधन आ जाते हैं। और ये सब लोग भी आपकी तरह स्कूल मेंटेन करते हैं, वही रिसोर्सेज इनको दिए जाते हैं, उसी तरह के हालात में ये भी काम करते हैं। लेकिन इन्होंने अपने बेहतरीन काम के द्वारा जिस तरह से लाइब्रेरीज को और लेबोरेटरीज को मेंटेन किया है, वो डेफिनेटली हम सबके लिए सीखने का सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वीडियो अब आप देखेंगे, जो मैं अभी एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, और वो वीडियो आपको दिखाएगा कि जो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सूरतगढ़ है, यूपीएस लंबोर चिपियान राजगढ़ चूरू है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोरदा चित्तौड़गढ़ है, राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय सराधना अजमेर है और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लमाना अजमेर। इन 5 स्कूलों के जो बेहतरीन लाइब्रेरी हमें जो उसके वीडियो मिले, उनको मिलाकर हमने जो कंपाइल्ड वीडियो बनाया है, उसको देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितना बेहतरीन काम इन स्कूलों में हुआ है। और भी वीडियोस हैं, लेकिन हमने इन 5 वीडियोस को ही कंपाइल करके आपको दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास भी कोई एक मॉडल लाइब्रेरी हो सकती है, और नहीं तो क्यों नहीं आप अपनी लाइब्रेरी को एक मॉडल लाइब्रेरी के रूप में डेवलप कर लें। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं।
देखने से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कितनी अच्छी अलमारियां, कितने अच्छे रैक्स, कितना अच्छा रिपोर्ट संधारण, कितने अच्छे से इश्योरेंस का रजिस्टर और कितनी अच्छी तरह से बुक्स की टोटल मैनेजमेंट हम देख पा रहे थे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे अलमारियों के ऊपर किताबों के नाम की सूची भी लगी हुई थी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि कहीं ये किताबों को जमा दिया जाए। केवल किताबों को खरीद के जमा देना ही लाइब्रेरी नहीं है। जब हम किताबों को उनके मेंटेनेंस के जो रजिस्टर हैं उसके हिसाब से एक जगह पर इस प्रकार से रखते हैं कि हम रजिस्टर के नंबर से उस जगह तक आराम से पहुंच जाएं, तो ये एक अच्छा लाइब्रेरी मैनेजमेंट है। तो मैं इससे आपको और रूबरू कराने के लिए एक आइडियल लाइब्रेरी किस तरह की होनी चाहिए ये वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। और इस वीडियो को देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक आइडियल लाइब्रेरी जो हम सबके दिमाग में चल रही है और जिनमें कि कुछ लोग यहाँ बैठे भी हैं जिन्होंने इस तरह की एक आइडियल लाइब्रेरी अपने अपने स्कूलों में बनाई है, वो भी आपको आइडिया मैं देने वाला हूँ। लेकिन इनसे मैं बात करूँ, इनका मैं इंटरव्यू करूँ, आपके लिए मैं इनसे प्रश्न पूछूं, इससे पहले आप ये वीडियो और देख लीजिए जिसमें ये बताया गया है कि एक आइडियल लाइब्रेरी स्कूल में किस तरह की होनी चाहिए। विद्यालयों में लाइब्रेरी विद्यार्थियों के शिक्षात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थी यहाँ नए ज्ञान का स्रोत प्राप्त करते हैं, अनुसंधान करते हैं और सीखते रहते हैं। लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को अध्ययन रूपी माहौल देने के लिए आवश्यक है उसका पूरी तरह से सुव्यवस्थित होना। लाइब्रेरी के कुशल संचालन एवं उन्हें सुव्यवस्थित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को फॉलो करना आवश्यक है। लाइब्रेरी के सही रखरखाव के लिए उपयुक्त रैक, शेल्फ्स, टेबल, कुर्सी बैठने की बेहतर व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी एवं हवा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने के लिए आरामदायक और शांतिपूर्ण स्थान मिल सके। लाइब्रेरियन को पुस्तकों को श्रेणियों में व्यवस्थित रखना चाहिए। विषयों या लेखकों के आधार पर अलग अलग सेक्शंस तैयार किए जाने चाहिए। वहीं पुस्तकें विद्यार्थियों के कक्षा स्तर के अनुसार हों, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किताबों पर आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे एक 16(2) यानी फर्स्ट अलमारी के 16वें शेल्फ के दूसरे कॉलम में किताब रखी जानी चाहिए। ये व्यवस्था प्रत्येक लाइब्रेरी में होनी चाहिए। पुस्तकों की सूची इंडेक्स उनको रखी गई अलमीरा या रैक्स पर लगी होनी चाहिए। पुस्तकों को आसानी से ट्रैक करने के लिए उनमें बारकोड लेबलिंग अवश्य की जानी चाहिए। पुस्तक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए। लाइब्रेरी में पुस्तकों का रोटेशन कर उन्हें वितरित किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। लाइब्रेरी में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लाइब्रेरी में स्थित डिस्प्ले बोर्ड्स, नोटिस बोर्ड्स सही एवं व्यवस्थित स्वरूप में होने जरूरी हैं। लाइब्रेरी में अनुशासन संबंधी नियमों को भी नोटिस बोर्ड या दीवार पर लिखा जाना चाहिए। सुरक्षा हेतु लाइब्रेरी में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक डिजिटल ऑनलाइन कैटलॉग भी बनाया जा सकता है ताकि छात्र और शिक्षक आसानी से पुस्तकों की जानकारी प्राप्त कर सकें। सप्ताह में 2 घंटे का समय लाइब्रेरी के कुशल संचालन के लिए जरूरी है। इस दौरान व्यवस्थापक और स्टाफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कार्य को दे सकते हैं। लाइब्रेरियन और स्टाफ को इन सभी बातों को फॉलो करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे पुस्तकों के संरक्षण और लाइब्रेरी के कुशल संचालन में सहायता कर सकें। लाइब्रेरी विद्यार्थियों को नए दृष्टिकोण और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। इसीलिए हमें इसके सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक है। तो ये वीडियो देखकर आप में से कई लोगों को तो लगा होगा कि बड़ा मुश्किल है, इतनी आइडियल लाइब्रेरी तो मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन ये सब क्या है कि एक मंजिल की तरफ जाने के रास्ते हैं, यानी कि माइलस्टोन्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप वैसी लाइब्रेरी कल शाम तक बना लें या अगले हफ्ते तक बना लें, लेकिन डेफिनेटली 1 महीने में हम ऐसी लाइब्रेरी बना सकते हैं। इसके लिए जरूरत है तो केवल पूरी टीम को, पूरी स्कूल की टीम को मिलकर काम करने की है। जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लाइब्रेरियन को, आप अपने उस टीचर को जो लाइब्रेरियन का काम कर रहा है उसको पूरा सपोर्ट करें। यदि हर बार एक सब्जेक्ट का टीचर पूरा दिन या 2-3 घंटे भी अपनी सेवाएं
उस व्यक्ति को दे देगा जो लाइब्रेरी के लिए समर्पण से काम कर रहा है, तो मेरा विश्वास है कि राजस्थान के हजारों स्कूलों में लाइब्रेरी का स्वरूप ही बदल जाएगा। और जो लाइब्रेरी को हम केवल एक कागजी पार्ट मान रहे थे स्कूलों का, वो कागजी पार्ट नहीं रहेगा, बल्कि वो एक बहुत ही वाइब्रेंट पार्ट बन के सामने आएगा। बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने का काम करेगा, इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को किताबों से जोड़ सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये दोनों तरह के वीडियो पसंद आए होंगे। जो मैंने पहले आपको रियल कंपाइल्ड लाइब्रेरीज का एक वीडियो दिखाया, और दूसरा एक आइडियल संकल्पना बताई, एक कल्पना बताई, एक इमेजिनेशन भी नहीं कहूंगा, एक ड्रीम भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो ऐसा ड्रीम है जो पूरा किया जा सकता है। तो आइए आज हम बात करना शुरू करते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने यहाँ लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ दीपक शर्मा जी को। और दीपक शर्मा जी जो हैं, उन्होंने अपने यहाँ जयपुर में बहुत अच्छी लाइब्रेरी मेंटेन की है, और आप उस लाइब्रेरी को खुद भी आकर देख सकते हैं। जब आप जयपुर में किसी मीटिंग के लिए आएँ तो आपको खुद भी जाकर देखना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान इनसे काफ़ी बात कर चुका हूँ, जिससे मुझे इनका जज्बा पता लग रहा है कि हमें वाकई में एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल रहा है जो लाइब्रेरी को एक मजबूरी नहीं मानते हैं, बल्कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी मानते हैं। तो दीपक जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो हमारे इस वीडियो को देखने वाले, यूट्यूब को देखने वाले लोग हैं, उनको बताएं कि आपने क्या विशेष कदम उठाए अपने स्कूल की लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये आमंत्रित करने के लिए। मैंने मेरी विद्यालय की लाइब्रेरी में जो किताबें ताले में बंद थी, मैंने देखा ताला लगा हुआ है सबके। सबसे पहला काम था उन तालों को खोलना। तो सबसे पहले वो ताले खोले, उनके बाद उन बुक्स को देखा भाई नंबर से है या किस तरह से रखी हुई है, तो उनको सबको नंबरिंग से जमाया। एक सेशन नंबर रजिस्टर होता है हमारा, उसके हिसाब से उनको सबको अरेंज किया। फिर उसके बाद अभी थोड़े दिनों पहले सर ने बीकानेर डायरेक्टर से आदेश निकला था इनकी कैटलॉगिंग की जाए, तो उस प्रोसेस पे मैं गया। तो मैंने पहले सोचा इसको मैं करूँ कैसे। लास्ट में मैंने देखा अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है, अपने पास लैपटॉप है, तो क्यों ना अपन एक्सेल शीट ही बना लें। तो मैंने उस एक्सेल शीट को बनाना शुरू किया। वो मेरी अभी बनती ही जा रही है, क्योंकि मेरे पास 5-4 हज़ार उससे ऊपर टाइटल है, तो करीब 2000 के समथिंग मैंने बना ली है। और उनकी लिस्ट भी मैंने बिल्कुल प्रिंट आउट लेके और हर अलमारी के ऊपर लगाई हुई है। सर ने वहाँ जाके चेक भी किया था। और जो मेरे पास मासिक अखबार आते हैं, उन अखबारों को भी मैंने डे टू डे बिल्कुल अरेंज करके रख रखा है। आप कहीं से भी कोई सी भी रेट का अखबार बच्चे आके मांग लें तो उनको उपलब्ध करा दूँ। साथ ही ये तो रहा लाइब्रेरी का अंदर का काम। अब बाहर से बच्चे लाइब्रेरी में आएंगे कैसे, उसके लिए प्रार्थना सभा में मैं खुद बच्चों के पास जाता हूँ और बच्चों से अखबार वाचन करवाता हूँ। हमारी प्रधानाचार्य महोदय भी इसमें सहयोग करते हैं। उससे क्या है, अखबार वाचन जो ही करते हैं बच्चे, तो बच्चों में ये भी कह के आता हूँ, बच्चों अगर तुम्हें टाइम मिले तो लंच में भी आके अखबार पढ़ा करो। तो बच्चों में उससे जिज्ञासा प्रेरित हुई, बच्चे लाइब्रेरी में आने लगे। धीरे धीरे हमारे यहाँ लाइब्रेरी का पीरियड शुरू किया गया। सोम मंगल बुध 3 दिन हम लाइब्रेरी का पीरियड लगाते हैं, जिसमें बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं। साथ ही हमारे यहाँ जो भामाशाह है, हमारे जो शिवदासपुरा की मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, वहाँ के लोकल हैं राजेंद्र जी मामोडिया, जो कि अमेरिका में उनका बिजनेस है, ब्रिलियो कंपनी चलाते हैं। वो बहुत ही अच्छा अपना डोनेशन वहाँ दे रहे हैं स्कूल में। तो उन्होंने भी बहुत मदद की, वहाँ पूरी स्कूल के लिए ही मदद कर रहे हैं वो। तो लाइब्रेरी, लैब सब में वो मदद कर रहे हैं, उससे भी मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। उसी के साथ सर ने, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार लाइब्रेरी और लैब्स पे इतना ध्यान दिया जा रहा है। नहीं तो हम ये सोचते थे भाई अपन लाइब्रेरी को ध्यान ही नहीं दे रहे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटेंगे। और आपका जैसा भी आदेश होगा, आपका आदेश और हमारा मन अगर एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्यों ना हम इन लाइब्रेरी को आगे बिल्कुल सुचारू चला सकेंगे। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीपक शर्मा जी का एंथुजियाज्म तो आपने देख ही लिया है। ये गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल शिवदासपुर, जो अच्छा वो सीनियर सेकेंडरी बन गया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि दीपक शर्मा जी अब एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइब्रेरियन हैं। और आपने देखा कि इन्होंने तालों से किताबों को बाहर निकाल दिया है। ज्ञान जो तालों में बंद था उसको बाहर निकाल दिया। केवल उसको ही नहीं निकाला, बल्कि बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए प्रार्थना में जाके मोटिवेट किया, गतिविधियां करवाई। तो मुझे लगता है कि एक लाइब्रेरियन इससे ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते, और इन्होंने जो किया है नेचुरली वो बहुत सारे लाइब्रेरियंस को प्रेरणा देगा। जब हमें ये लगे कि हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं वो अन्य लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रही है, तो आपके मन में जो पीड़ा आती है, उस पीड़ा से बाहर आने का तरीका है कि आप स्पेशल प्रयास करें। ये तो ठीक है कि यहाँ पर आज सेक्रेटरीट से, डायरेक्टरेट से प्रयास शुरू हो गए हैं।
मैं तो उसके बाद भी अपील करता हूँ कि मान लीजिए कभी हमें ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मैं जिस विधा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जिस आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जिस क्राफ्ट से जुड़ा हुआ हूँ और जिस चीज़ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, तो अपने लिमिटेड दायरे में भी हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लगातार प्रयास करने से कोई भी काम सिद्ध हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं आपको कहना चाहूँगा, इसको जरूर फॉलो करिएगा। अब मैं आपको मिलवाता हूँ ब्रिजेश शर्मा जी से, जो बहुत दूर से आए हैं, राजसमंद जिले में आए हैं। ये राजसमंद जिले के तासोल में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर लाइब्रेरियन है। मैं जब इनका बायोडाटा देख रहा था ब्रिजेश शर्मा जी का, तो मैंने देखा कि ये विभिन्न जयंतियों और त्योहारों के अवसर पर पुस्तकालय में बच्चों को पुस्तकों से जोड़ने के लिए कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रदर्शनी लगा देते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत इनोवेटिव बात है और इससे ये भी पता चलता है कि आदमी अपनी आर्ट से, अपनी खुद की विधा से या अपनी खुद की साइंस से किस तरह से जुड़ा हुआ है। और ये भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज आयोजित करते रहते हैं अपनी लाइब्रेरी में, जिससे कि बच्चे लाइब्रेरी की तरफ आए। तो मैं ब्रिजेश शर्मा जी से स्वयं ये बात पूछता हूँ कि किस प्रकार की जयंतियाँ और किस प्रकार के त्योहार पर किस प्रकार की प्रदर्शनियाँ आप लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरियन, बहुत सारे प्रिंसिपल्स इस सेशन को सुन रहे हैं और डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगा। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने शिवरा में बहुत सारी जयंती उत्सव कैलेंडर में आते हैं। तो मैंने क्या किया, जो शिवरा का कैलेंडर है वो अपनी टेबल पर लगा रखा है और जितने भी उत्सव जयंतियाँ उस कैलेंडर में बता रखे हैं उनको मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है। कि जैसे गांधी जयंती होती है तो गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी से संबंधित सारी किताबें जो भी मेरी लाइब्रेरी में उपलब्ध है वो मैं उनको डिस्प्ले कर देता हूँ। उसके अलावा 8 मार्च को महिला दिवस बनता है, तो महिलाओं के ऊपर जितनी भी किताबें मेरी लाइब्रेरी में हैं तो मैंने उनको निकाल के बाहर रख देता हूँ। और जितने भी प्रोग्राम जो शासन स्तर पर बताए जाते हैं कि ये प्रोग्राम हमें करवाना है, तो उन प्रोग्राम की हेल्प के लिए जो भी बुक्स चाहिए होती है उन बुक्स को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। और इस तरह से जितनी भी जयंतियाँ हैं उनको डिस्प्ले से ये फ़ायदा होता है बच्चों को कि उन बच्चों को वो किताबें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं अलमारी में जाके, वो बाहर ही डिस्प्ले होती है तो बाहर से ही वो उनको ले लेते हैं। और जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने कहा है कि पाठकों का समय बचाओ, तो ये समय बचाने का कार्य भी मेरे द्वारा ये हो जाता है। तो इस तरह से सर ये मैंने एक इनोवेशन किया हुआ है अपनी लाइब्रेरी। देखिए, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनकी स्टोरी दीपक शर्मा जी की स्टोरी से ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी जब पुस्तकालय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया तो इनके यहाँ भी स्कूल में वही हालात थे, यानी कि किताबें तालों में बंद थी, बच्चों तक उपलब्ध नहीं थी। और ये हालात अभी भी राजस्थान के हज़ारों स्कूलों में है। क्या आपको ये बात सही लगती है? जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो शायद अपने मन को ये कह के तसल्ली दे देंगे कि हाँ, हमारी किताबें अलमारियों में बंद तो हैं लेकिन सुरक्षित तो हैं। ऐसी सुरक्षा किस काम की है? और किताबों को सुरक्षा नहीं चाहिए, किताबों को तो बच्चों के हाथ में जाना चाहिए, क्योंकि जो उनमें लिखी हुई बातें हैं, कौन सी बात को पढ़ के किस बात से कौन क्या प्रेरणा पा जाएगा और कल को क्या कमाल दिखा जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब तक आप किताबों को अलमारियों में बंद कर देंगे तो डर के मारे बच्चे उन किताबों से अपनी दूरी बनाए रखेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ किताबें गुम होने से बच जाएं, हो सकता है कि आप लोगों को इससे कोई थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हमारी किताबें सुरक्षित हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये लाइब्रेरी के कंसेप्ट का पूरी तरह से अपमान है। और ये अपमान टीचर्स को तो कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किताबें ज्ञान का प्रतीक हैं और आप स्वयं ज्ञान के जीते जागते स्वरूप हैं। तो ज्ञान के जीते जाते स्वरूप, ज्ञान के प्रतीक को कैसे तालों में बंद रखेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। तो इसीलिए मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि इस 2 दिसंबर को जब हम लाइब्रेरी डे मनाएं तो ये ठान लें कि अब किताबें बच्चों की ही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चे आपकी किताबों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं। आप इतनी सारी चीज़ें बचा के रखते हैं स्कूल की सुरक्षित, तो किताबें भी आ जाएंगी। कोई बच्चे आपकी किताबों के साथ कोई नुकसान नहीं करने वाले हैं। और थोड़ा बहुत रिस्क जीवन में हर वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, इतना सा रिस्क हम सहन कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं लगता मुझे। तो मैं अब आपको मिलवाता हूँ हमारे तीसरे स्टार लाइब्रेरियन से या स्टार लेक्चरर से, जिन्होंने लाइब्रेरी का स्वरूप चेंज किया है। आप जानती हैं कि राजस्थान में विवेकानंद मॉडल स्कूल्स बने हुए हैं, तो सूरतगढ़ के अंदर जो हमारे विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, आप उसके अंदर लेक्चरर हैं राजेंद्र छिपा जी। आपने भी लाइब्रेरी का बहुत ही पुनरुद्धार कर दिया है। और मुझे सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी है, मैं इनका बायोडाटा जब देख रहा था उसमें मैंने इनकी एक बात ये भी नोट की है कि ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब ये कोई बुक पढ़ें
तो एक डायरी मेंटेन करें और उस किताब में उन्हें जो भी इम्पैक्टफुल लाइन लगी है वो उसको कहीं नोट करें। मैं समझता हूँ कि ये सेकंड लेवल आ जाता है, यानी कि केवल किताब इश्यू करना काफ़ी नहीं है, इश्यू करने के बाद बच्चे ने किताब को पढ़ के वहाँ से क्या सीखा और वो औरों को क्या सिखा सकता है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले समय में मैं इस पर कोई गतिविधि करना चाहूँगा संसार के माध्यम से या हमारे डायरेक्टरेट के माध्यम से। और मैं खुद राजेंद्र चिपा जी से पूछना चाहूँगा कि इनके मन में ये विचार कैसे आया और किस तरह की लाइन, क्या इनको कोई लाइन याद आती है जो किसी बच्चे ने लिखी हो और इनको अच्छी लगी हो? थैंक यू सर। मैंने जो लाइब्रेरी में ये देखा है कि प्रिंसिपल सर कहते हैं कि पुस्तकों को जो है बच्चों को वितरित करें, पर मैंने ये देखा 10 दिन बच्चा पुस्तक रखने के बाद उसको वापस लौटा देता है, उसको कुछ भी नहीं पढ़ता। इस चीज़ को मैंने क्लास में नोटिस किया, तो फिर कुछ जो बच्चे क्यूरियस है, पढ़ने में अच्छे हैं, उनको मैंने ये कहा कि आप इस पुस्तक को पढ़िए और इसका रिव्यू मुझे बताइए कि आपने इस पुस्तक से क्या सीखा। और चाहे आप एक पेज का ही रिव्यू करें, पर वो इतना रिव्यू सटीक हो और उस रिव्यू से, उस एक लाइन से आपके अंदर क्या परिवर्तन आए, ये मैं उस बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ। और उस रिव्यू के बारे में जो ओवरव्यू पुस्तक का है वो प्रेयर में भी बच्चा बताए, तो वो बच्चे उस पुस्तक को पढ़ते हैं गहराई से, और फिर जब उनको लगता है कि हमें इसका जो व्यू करना है, ओवरव्यू करना है प्रेयर में, तो उसको बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसकी एक एक चीज़ को है वो डाइजेस्ट करने के बाद उसको प्रार्थना में बताते हैं। दूसरा, मैं बच्चों को बोलता हूँ, मैं ये स्वयं भी करता हूँ, मैं जो बहुत एक अच्छा पाठक हूँ और मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। मैं विश्व पुस्तक मेले में लगभग मैं जाता हूँ, प्रगति मैदान दिल्ली में, अपने बच्चों को भी लेके जाता हूँ, बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि आप भी जाइए और पुस्तकों का एक संसार देखिए। तो बच्चों को बोलता हूँ कि जो पुस्तक जो आपने पढ़ी है, उस पुस्तक के में जो अच्छी लाइनें, सुक्तियाँ हैं, जो लाइनें आपको इम्पैक्ट करती है, जो आपको लगता है ये लाइन बड़ी अच्छी, उस लाइन को अपने डायरी में लिख ले। मैं स्वयं लिखता हूँ और मैं जब कभी किसी प्रोग्राम में कहीं भी जाता हूँ तो मैं वो लाइन्स पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि वो लाइन्स इतनी रिमार्केबल होती है कि वो बच्चा जब बोलेगा तो उसके व्यक्तित्व में वो किताब है वो झलकेगी। अब एक नया इनोवेशन जो हम अब लाइब्रेरी में हम करने जा रहे हैं, हमने ये सोचा है कि एक डिस्कशन कॉर्नर है वो हम लाइब्रेरी में स्थापित करें, जिसमें एक गोल टेबल हो, उस पर एक ही पुस्तक को 4 बच्चे पढ़ें और पढ़ने के बाद वो बच्चे ग्रुप डिस्कशन करें कि अपना अपना व्यू रखें कि वो क्या सोचते हैं, दूसरा बच्चा क्या सोचता है, और हम उसको बैठ के सुने। हमें लगता है कि बच्चे को यहाँ करेक्ट करना चाहिए, वहाँ उस बच्चे को करेक्ट करें, ताकि बुक की जो फ्रेग्रेंस है, जो उसकी जो असली जो खुशबू है, वो उस बच्चे के अंदर तक, उसके दिमाग तक जाए। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि जो आपने ये ग्रुप डिस्कशन का आइडिया दिया है, बुक के ऊपर डिस्कशन करने का जो आइडिया दिया है, ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपने जब ये आइडिया दिया तो हमारे कुछ टिपिकल टीचर्स ने, हमारे कुछ ट्रेडिशनल लोगों ने, कुछ पारंपरिक सोच रखने वाले लोगों ने तुरंत ये कहा होगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे तो सिलेबस की किताब पढ़ने तो बहुत है, और यही सोच हमें बहुत दिनों से पिछड़ा बनाए हुए है। मुझे लगता है कि हम ये तो हमेशा चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को कंपटीशन दे दें, लेकिन हम अपनी सोच को उस लेवल पे नहीं ले जा पाते हैं। मैंने और भी कई जगह ये बात सुनी है कि लाइब्रेरी की बुक्स कब पढ़वाएं, हमें तो अभी सिलेबस की किताबें खत्म करने से फुर्सत नहीं है। आज कोई भी बच्चा पढ़ने के बाद केवल +2 करके नौकरी नहीं कर सकता, कोई बीकॉम करके या बीए करके भी नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चे को आगे जाके कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन से, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ना होगा। उस दिन उसे ऐसी ऐसी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो उसने अपनी स्कूलिंग के दौरान, कॉलेजिंग के दौरान नहीं पढ़ी होती। इसीलिए हम ये जो सारी एक्टिविटी करवाते हैं, ये बच्चों के बेस को मजबूत बनाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइब्रेरी की किताबों को सिलेबस की किताबों का कंपटीटर मत बनाएं। ये उसकी कोई राइवल नहीं है कि भाई वो पढ़नी है तो वो नहीं पढ़ी जा सकती है। कृपया करके इस सोच को बंद करें। और मैं समझता हूँ कि ये मैसेज बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, और तीनों ही हमारे जो वक्ता थे जिन्होंने लाइब्रेरी खुद अच्छी मेंटेन की है, स्कूल में एनवायरनमेंट बिल्ड किया है, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं। और डेफिनेटली लाइब्रेरी के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, एक ऐसी संभावना नज़र आ रही है। हमारे बीच में शिल्पी चौहान जी हैं, जो कि अभी सराधना अजमेर के स्कूल में कार्यरत हैं, और इनके बायोडाटा में मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि ये इससे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लमाना में भी रही हैं, और 2015 में इन्होंने कहा है कि उस समय वहाँ केवल 214 किताबें हुआ करती थी और बच्चों की संख्या 480। तो इनके सामने चुनौती थी कि अगर सारे बच्चे आ गए तो किताबें कहाँ से लाएंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने फिर उस समय क्या किया, उस समय लमाना का एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और फिर ये भी बताएं कि जब कमरा उपलब्ध नहीं हुआ तो आपने किस तरह से अपनी लाइब्रेरी मेंटेन की थी।
जी धन्यवाद। तो सही मायने में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में तो बहुत सालों से काम कर रही हूँ, परंतु पुस्तकालय की जर्नी जो मेरी सही मायने में सम्मुख आई, मेरे सामने जो परेशानी आई पुस्तकालय को लेकर, वो 2015 में लामाना स्कूल में जब मैं पदस्थापन हुआ तब हुआ कि जब मैंने देखा एक छोटी सी अलमारी जिसमें 214 किताबें और मैं 15,000 किताबों को संभालने वाली, 7,000 किताबों को संभालने वाली 214 किताबें, मतलब एक बार तो ऐसा लगा कि क्या ये लाइब्रेरी हो सकती है, ये कैसे इसको कैसे मुमकिन करें। तो इस संबंध में काफ़ी समय तक तो मैं सोचती रही, क्योंकि 480 बच्चे और 214 किताबें, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो मैंने प्रिंसिपल हमारे उस समय जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने मेरी बात को सुना। मैंने कहा मैम 214 किताबों को लेकर हम 480 बच्चों के साथ काम नहीं कर सकते, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे क्या करें, पैसा नहीं है, कमरा नहीं है। तो उन्होंने कहा शिल्पी मैम आप कुछ करें, तो कुछ करना है तो पुस्तकालय अध्यक्ष को ही करना है, क्योंकि हमें किताबें बच्चों तक पहुंचाना है। तो मैंने सबसे पहले उनसे कहा कि आपका स्टोर रूम बताइए जहाँ कुछ किताबें रखी हो कभी, क्योंकि आप भी नए आए हो, मैं भी नहीं आए हूँ। तो वहाँ हमने एक बहुत बड़ा बक्सा देखा जिसमें किताबें भरी पड़ी थी और बंधी हुई थी रस्सी से, और जिसमें कुछ तो दीमक खा गई थी उन किताबों को। तो उन किताबों को मैंने निकाला, मुझे 2 महीने लगे, मैंने खुद मरम्मत की उन किताबों को और बच्चों के साथ मिलकर उसे काम किया कि नहीं हमारा विद्यालय में पुस्तकालय चलेगा और बेहतरीन तरीके से चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, मैं आपको समय देती हूँ इन किताबों को सही करने का। मैंने बच्चों के साथ मिलकर किताबों को, उन 2000 किताबों में से मैंने 214 से 1200 किताबें करी उस समय, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा टास्क था। मेरे बच्चे खुश थे क्योंकि उनके पास वो किताबें थी, पंचतंत्र वाली किताबें थी, जो भाई का एक पूरा सेट था किताबों का, जो उन्हें भी नहीं मालूम था, और ऐसे ही बन था। खुश हुई। उसके बाद मैं किताबें फिर भी कम थी, क्योंकि 1200 किताबें बच्चों को बार बार हमें देनी होती है सप्ताह में, 6 to 8 तक एक ही का लंच होता है। पर क्योंकि मैं शुरू से लाइब्रेरी कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं 6 to 8 नहीं होना चाहिए, 1st to 12th क्यों नहीं। तब मैंने अपनी बात को प्रिंसिपल से बात की और मैं जहाँ रद्दी होती है वहाँ गई, वहाँ से नंदन, चंपक, बालहंस, जितनी पुरानी किताबें 1-1 साल की थी वहाँ से मैं खुद खरीद के लाई। प्रकाशकों से बात की, क्योंकि मैं उनसे हमेशा किताबें पुराने स्कूलों में लिया करती थी, तो उनसे मैंने कुछ पैसे देकर, कुछ प्रिंसिपल ने सहयोग किया और हम फिर किताबें ला के 2-2.5 हज़ार किताबें मैं ले आई, जिससे मैंने कहा अब ठीक है, क्योंकि अब हम समुदाय को भी इस पुस्तकालय से जोड़ सकते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी वहाँ पे थी, महिलाएँ भी आती थी। तो मेरी जो जर्नी रही कि अब कैसे करें, तो पेड़ के नीचे एक तख्ती, क्योंकि आर्ट से जुड़ी हुई थी, हमारा पुस्तकालय नहीं लिख पाया, हमारा पुस्तकालय, आज भी वो तख्ती उस विद्यालय में लगी हुई है, मैं वहाँ नहीं हूँ अभी, पर वो मैडम ने वहाँ रख रखी है। हमारा पुस्तकालय पेड़ पर टांगा और पेड़ के चारों ओर रस्सी बांध कर किताबों को लटकाया, 2 टेबल रखी, नंदन, चंपक, बालहंस, पत्र पत्रिकाएँ अलग, और जो हमारी दूसरी किताबें थी उनको अलग रखा। विषय वाली किताबें मैंने अलमारी में ही रखी, क्योंकि बच्चे बड़े बच्चों के लिए है, पर छोटे बच्चों को मुझे पढ़ाना था और उन्हें किताबों से परिचय करवाना था, तो वही काम मैंने वहाँ से शुरू किया। और आज मैं 1 से 5वीं तक के बच्चों के साथ ज़्यादा काम करती हूँ कि उन्हें लाइब्रेरी से जोड़ रखा है। और उसके बाद मुझे कहा गया कि महात्मा गांधी विद्यालय सराधना में मॉडल लाइब्रेरी है और वहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। मैम आप अपने लामाना में इतने व्यवस्थित लाइब्रेरी करी है, प्लीज़ आप यहाँ आकर काम करें। तो मैंने वहाँ गई और वहाँ कुछ समय 2-3 महीने मुझे वहाँ मिले, वहाँ की लाइब्रेरी को पूरा अरेंज किया, क्योंकि 7,000 किताबें बंद थी, लाइब्रेरियन नहीं थे। मॉडल लाइब्रेरी वहाँ पे थी, क्योंकि बालिका स्कूल में 2015 में स्टबिंग पैटर्न के तहत वो लाइब्रेरियन नहीं हटा दिए गए थे, तो उसकी वजह से, और मॉडल लाइब्रेरी वहाँ स्थापित कर दी, बड़ी बात थी। तो मैंने वहाँ काम किया, वहाँ के बच्चों को बात की, बच्चों को बुलाया, बच्चों को सिखाया, बड़े बच्चों को विषय संबंधित किताबों पर उनसे बात की और उन्हें लेना सिखाया कि नहीं ये भी होता है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि किताबें ली भी जाती है, दी भी जाती है, क्योंकि वहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं था। और मेरा अनुभव, जैसे मैं कह रही हूँ कि 1 से 5वीं तक के बच्चों के साथ काम करना मैंने
शुरू किया और मेरी जर्नी पीरियड 2018 में कोविड के समय ज़्यादा हुई। एक दिन यूट्यूब पे कुछ ऐसे ही कुछ गूगल पे सर्च कर रही थी, यूट्यूब देख रही थी, तो 3 महीने का एक पुस्तकालय का, बाल पुस्तकालय का एक कोर्स था, वो मैंने वहाँ पे किया कि बच्चों के साथ पुस्तकालय में काम कैसे किया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बच्चों के साथ जो पहली से 5वीं तक के बच्चे हैं उनको पुस्तकालय में कैसे लाए और कैसे मैं जोड़ूँ और उन तक किताबें कैसे पहुँचे, मैं उसी पर अभी तक काम कर रही हूँ। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि 6ठी वाले बच्चे जो अब 6 में आ गए हैं मेरे विद्यालय में, वो लेखन कर रहे हैं। और 2 साल से जो दैनंदनी आ रही है उसमें वो कालांश व्यवस्था में लिखते हैं कि हमने ये किताब पढ़ी, और जैसे सर कह रहे हैं कि जो भी बुक्स पढ़ते हैं उसके बारे में वो 2 लाइन लिखें, बाकायदा उस पर काम वो कर रहे हैं। और किताबें यहाँ भी इस विद्यालय में भी कम ही है सर, परंतु ऐसा नहीं है। पुस्तकालय अध्यक्ष जो है काफ़ी समय से मेहनत कर रही हूँ, तो अभी कुछ महीनों से कविता मैं लिखने खुद लगी हूँ। और मेरा एक वीडियो था जिसमें आप कह रहे भी रहे थे कि बच्चे के हाथों, वहाँ पर मैंने कविताओं के साथ, हाव भाव के साथ उनके साथ काम करती हूँ और खुद कविता बनाती हूँ। बच्चे कविता बनाने लगे हैं जोड़ जोड़ कर, तो ये हम बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि बहुत ही एक्सीलेंट काम है और आपने लाइब्रेरी को एक नया आयाम दे दिया है। हमारे चारों ही जो आज के वक्ता थे, यानी कि जिसमें से 3 लाइब्रेरियन थे और एक लेक्चरर थे, डेफिनेटली आप चारों ने अपने अपने गिवन एरिया में, अपने अपने स्कूल के अंदर लाइब्रेरी को जिस तरह से नई ऊंचाइयां दी हैं, मैं समझता हूं कि आपकी बात को सुन के हमारे काफ़ी लोग प्रेरित हुए होंगे। और मैं लाइब्रेरी वाले जो हमारा पार्ट है आज का, उसको वाइंड अप करने से पहले हमारे जो ये राजेंद्र चिपा जी हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इनके पास एक कविता है, यानी कि जो कविता काफ़ी फेमस है बुक्स के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, ये आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस कविता को सुने और इससे प्रेरित हों और अपने यहाँ पर ये वचन दें कि आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी को बहुत अच्छा मेंटेन करेंगे और अगले 1 महीने में वो लाइब्रेरी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन 2 दिसंबर से उस बेहतरीन पीरियड की शुरुआत हो जाए। थैंक यू सर। किताबें इश्यू हो, और जैसे मैडम ने कहा कि किताबें बंधक है, पर किताब जैसी आप उसका जो धागा खोलेंगे तो किताब बात करेगी आपसे। उसी पे शब्दर हाशमी की एक बहुत अच्छी कविता है और बहुत पुरानी कविता जो मुझे बहुत पसंद है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अमेजिंग लाइन्स ये थी और इसमें ये बताया कि किताबें अपने अंदर कितना कुछ समेटे हुए हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं समसा की, पुष्पा सिंह जी, वो हमारे साथ हैं और मैं उनसे ये चाहूँगा कि वो अपने साथी अधिकारी, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल साथी लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी, क्या याद दिलाना चाहेंगी, क्या आपके पास कौन सी पॉइंट्स हैं जो कि आप चाहेंगी कि वो ज़रूर ध्यान रख लें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत देर से इन पॉइंट्स को लगातार काम कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप इन 8-10 पॉइंट्स को ज़रूर अपने साथी अधिकारियों के साथ शेयर करें कि जब वो अपने 2 दिसंबर को लाइब्रेरी डे के दिन अपनी लाइब्रेरी में जाएं तो किन मेन बातों पर वो फोकस करें। एक उनके लिए रिफ्रेशर भी हो जाएगा, एक रिमाइंडर भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, लाइब्रेरी वह स्थान है जो हमें विचारशीलता व ज्ञान में वृद्धि कर हमें व्यक्तित्व विकास की ओर अग्रसर करता है। तो 2 दिसंबर का जो लाइब्रेरी डे है उस दिन विजिट के दौरान हम कुछ मुख्य पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें। फर्स्ट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। ये विद्यालय में लाइब्रेरी के लिए एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें प्रॉपर फर्नीचर है, विद्यार्थियों के अनुपात में उसमें बैठने की व्यवस्था है क्या, उसमें उचित रोशनी,
और हवा की व्यवस्था हो, पुस्तकों के अनुपात में अलमारी या रैक की उपलब्धता हो, पुस्तकों की सूची है वो अलमीरा पर रैक पर चस्पा की गई हो, उनका स्टॉक रजिस्टर व इशू रजिस्टर हो, डिस्प्ले बोर्ड्स, नोटिस बोर्ड्स हो, आयु के अनुरूप उनके बैठने की व्यवस्था हो और बुक्स को देखें तो पुस्तकों की विविधता हो, रुचिकर हो, विद्यार्थी के स्तर के अनुसार हो, पुस्तकों का रोटेशन कर वितरित किया जाए, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स की उपलब्धता हो। पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, जिसके लिए हम प्रार्थना सभा, नो बैग डे, अरेंजमेंट पीरियड्स में पुस्तकों पर चर्चा कर सकते हैं और इनोवेटरी सोच को रखें कि जिस तरह से भामाशाहों को हम आमंत्रित कर सकते हैं कि आप पुस्तकों की सूची बनाइए कि हमें ये बुक्स आप डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए अब चूंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि स्क्रैच से शुरू करेंगे, एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, तो ऐसे स्कूलों के लिए टिप्स बहुत काम की हैं कि एक प्रॉपर कमरा होना चाहिए। यदि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कमरा ही नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा कमरा जो पढ़ने में कम इस्तेमाल होता है उसका कुछ पोर्शन हम लोग रैक्स लगा के लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए लाइब्रेरी मत बनाने से गुरेज मत करिएगा कि बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाने की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, लाइब्रेरी से किताबें इशू कर दीजिए, बच्चे बरामदे में जाके पढ़ लें, आप उनसे वापस कलेक्ट कर लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक बैठने की जगह नहीं है या कोई बेंचेस नहीं है या कुछ दरिया नहीं है, इस वजह से किताबों को बंधक नहीं बनाना है। ये अभी एक बहुत अच्छा वर्ड आया, तो किताबों को बंधक नहीं बनाना है, क्योंकि किताबें तो आपको बंधन से मुक्त करवा सकती हैं जो आप अपने लिमिटेड सोच के दायरे में बंध गए हैं, क्योंकि किताबें आपको बहुत बड़ा विजन दे सकती हैं। कहीं कुछ अच्छा पढ़ा हुआ बहुत सारे लोगों को जीवन भर प्रेरणा दे जाता है और वो किसी किताब को पढ़कर ये सोच लेते हैं कि मैं अब अपनी जीवन को इस गांव में नहीं बिताऊंगा बल्कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में बिताऊंगा, वो भी कुछ बनकर। तो किताबों की वैल्यू तो अनंत है, उसको तो शब्दों में पिरोना ही मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो जो आपने अभी देखा कि 5 लोगों ने अपनी बात आप सबके सामने रखी, हमारी डीडी मैडम के साथ साथ 4 लोग जो हमने बुलाए थे, सिद्धार्थपुरा से बुलाए थे, हमने सूरतगढ़ से बुलाए थे, हमने राजसमंद से बुलाए थे और अजमेर से बुलाए थे। आपने उनकी बातों को सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी बातों को सुनने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि लाइब्रेरी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ कुछ इनिशियल इशू छोटे मोटे हो सकते हैं, वो भी देखिएगा। उसके बाद आपके स्कूल में जो कंप्यूटर है, और अगर आपके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, BCI लगा हुआ है, या आपके यहाँ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कंपनी की तरफ से व्यक्ति आता है, तो उसकी भी मदद लीजिए। अगर आपके यहाँ मिनिस्ट्रियल स्टाफ है या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, उसकी भी मदद लीजिए। और आपके यहाँ पर जो 400, 500, 1000, 1500 किताबें हैं, उनका डेटाबेस कंप्यूटराइज करना शुरू करिए, क्योंकि कंप्यूटराइज डेटाबेस बनाने में शुरू में आपको एक बार थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन अगर एक बार किताबों का ब्यौरा आपने एक्सेल के अंदर भी फीड कर लिया या कहीं किसी सिंपल सॉफ्टवेयर में भी फीड कर लिया, तो आपको फिर जीवन में कभी दोबारा वो सब काम नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपके रजिस्टर गुम भी हो जाएंगे, आप कभी भी प्रिंट आउट फिर से निकाल सकते हैं। सालों साल आप ये पता कर सकते हैं कि ये किताब साल में कितनी बार इश्यू की गई है, ज़्यादा पॉपुलर किताबें कौन सी है, कौन से सब्जेक्ट की किताबें बच्चे ज़्यादा लेते हैं, कौन से पब्लिकेशन की किताबें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं। और आपकी इस फीडबैक के आधार पर आने वाले समय में हमारा जो विभाग है, जो समसा है, वो अपनी गतिविधियाँ निर्धारित कर सकता है। जैसे बातचीत के दौरान पता चला कि कुछ पर्टिकुलर पब्लिकेशंस की किताबें पिछले कुछ सालों में बार बार ली गई हैं, बार बार वही किताबें स्कूल में आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल हम लोग इनकी फीडबैक के आधार पर ये कार्रवाई भी करेंगे कि किसी भी हालत में गत 3-4 वर्षों में जो किताबें खरीदी गई हैं वो वर्ष 23-24 या 24-25 में नहीं खरीदी जाएं। अगर ऐसे पब्लिकेशन हमें नई किताबें ऑफर नहीं कर पाते हैं तो कुछ विराम उनको दिया जा सकता है, कुछ नए पब्लिकेशन से बात की जा सकती है। ये भी एक हमें बहुत अच्छी फीडबैक आज यहाँ मिली है। तो बात करने से ही, अभी हमारे अरुण शर्मा जी बहुत अच्छे से बताते हैं इन बातों को कि बात करने से कितना फ़ायदा होता है, तो बात करने से हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारा एक विज़न बना है और मैं लाइब्रेरियंस को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, एक तरह से इन तीनों लाइब्रेरियंस के माध्यम से प्रदेश के सभी लाइब्रेरियंस को ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक ये सोच रहे थे कि कोई आपको देख नहीं रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब आपको देख रहे हैं और अब आपको अपनी लाइब्रेरी को इस तरह से मेंटेन रखना है। और लाइब्रेरी को मेंटेन करना आपका जो कर्तव्य है वो तो था ही, लेकिन ये आपका अधिकार भी है जो आप प्रिंसिपल से मांग सकते हैं कि सर मुझे मेरी लाइब्रेरी को एक रीजनेबली गुड मैनर में मेंटेन करने के लिए आपका इतना सहयोग चाहिएगा।
और अगर ये सहयोग आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो डेफिनेटली आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन जिद करना जारी रखिए। अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा करिए जो किताबों की, नई किताबों की सुगंध लेना पसंद करता था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं किताब खरीद के लाता था, चाहे वो टेक्स्ट बुक ही होती थी, मैं कई बार मेरे बैग को खोल के बार बार उनकी सुगंध लिया करता था, क्योंकि किताबों की स्मेल एक बहुत ही अच्छी स्मेल होती थी और शायद वो एक मैसेज होता था कि इन्हीं से आगे बढ़ना है। तो आज का जो हमारा ये सेगमेंट था लाइब्रेरी डे 2 दिसंबर वाला, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ संपादित हो गया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आज आपने 8 बजे हमारा ये वीडियो देखा है, जिसको मैं कहूँगा लाइब्रेरी डे स्पेशल, 2 दिसंबर स्पेशल, ऐसे ही कल 8 बजे, है ना, आप चाहें तो हमारा अगला एपिसोड, चाहें क्यों, चाहना ही चाहिए, कल आप देख सकते हैं लैब डे स्पेशल। और लैब डे का जो एपिसोड है वो हम आपको कल 8 बजे दिखाएंगे, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। आज वाला एपिसोड लाइब्रेरी डे एपिसोड रहेगा और कल वाला जो एपिसोड आपको दिखाई देगा वो लैब डे एपिसोड होगा। और इस लैब डे एपिसोड को आप चाहें तो 2 दिसंबर के बाद भी देख सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि ये इस लिंक पर उपलब्ध रहेगा। और इसके ही कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारा जो लिंक है, मतलब इस जो लैब डे का, वो भी इसमें आपको उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा आपके ग्रुप्स में भी वो आ जाएगा कि कौन से पर लाइब्रेरी डे उपलब्ध है और कौन से पे लैब डे उपलब्ध है। मैं मेरी टीम को भी ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो इसी 2 रूप में सबके सामने चले जाए कि 2 दिसंबर के लिए ये पार्ट देख लीजिए, पार्ट 1 लाइब्रेरी डे, और पार्ट 2 लैब डे। आप चाहें तो 2 तारीख के बाद 3, 4, 5, 6, 7 में जब मर्जी देख लीजिए। लेकिन लैब डे पर लैब्स के ऊपर काम आपको 4 तारीख मंडे से ही शुरू करना पड़ेगा। वीडियो आप 4 तारीख को देखकर अपनी पूरी टीम को बुलाइए, वो भी करिएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी की, तो मैं इस एपिसोड को समाप्त करने के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय हो गया है कि मैं इसको यहाँ पर विराम दूं। तो मैं समझता हूँ कि जो 2 वीडियो मैंने आपको दिखाए, कंपाइल्ड वीडियो आपके कुछ 5 स्कूलों के और एक आइडियल वीडियो, उसको दिमाग में रखिएगा। और ये जो लिंक है कृपया करके उनको भी भेज दीजिएगा जो आज टेक्निकल कारणों से नहीं देख पाए, जरूर भेज दीजिएगा। जहां भी आप शेयर कर सकते हैं जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।